डॉक्टर जयशंकर शाही एक बार फिर BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम पत्र से संबंधित इस ऑनलाइन व्याख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। हमने प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं का अनुशीलन किया और हमने जाना कि किस प्रकार से पंत जी प्रकृति के नयनाभिराम दृश्यों का चित्रण करते हैं। किसी व्याख्यान में हमने चर्चा आपसे की थी कि सुमित्रा नंदन पंत जो छायावादी कवि हैं उन पर अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिसिज्म या रोमांटिक कवियों का प्रभाव देखा जा सकता है। अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक कवियों ने प्रकृति का विस्तृत चित्रण किया है। हमने चर्चा आपसे की थी कि किस प्रकार से अंग्रेजी साहित्य के कवि वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, बायरन आदि ने प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण किया है। तो कई समीक्षक यह मानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं पर उन अंग्रेजी रोमांटिक कवियों का प्रभाव है। आज हम जिस कविता का अनुशीलन आपके समक्ष करेंगे उसका शीर्षक है मौन निमंत्रण, और शीर्षक ही अपने आप में रहस्यात्मक है। पहले कविता के कुछ अवतरणों का वाचन हम करेंगे और फिर इस पर अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। कविता का शीर्षक मौन निमंत्रण। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। यह पहला अवतरण है और अवतरण के वाचन से, अवतरण के श्रवण से आपने महसूस किया होगा कि यह कविता प्रकृति के नयनाभिराम दृश्यों को रूपांकित करती हुई यह कविता है। इस कविता का जो शीर्षक है मौन निमंत्रण, कवि को ऐसा आभास होता है कि प्रकृति के कण कण से, तृण तृण से, संपूर्ण ब्रह्मांड से उसे कोई मूक निमंत्रण दे रहा है, उसे कोई बुला रहा है। यह एक रहस्यात्मक कविता है जिसे मिस्टिक पोएट्री कहा जाता है और छायावादी कविताओं की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है रहस्यात्मकता। जब किसी समीक्षक ने यह कहा कि प्रकृति में चेतना का आरोप छायावाद है और प्रकृति में विश्वात्मा का आरोप रहस्यवाद है, इस कविता में कविवर पंत ने प्रकृति में चेतना को आरोपित तो किया ही है, साथ साथ प्रकृति में विश्वात्मा की छवि को भी अवलोकित किया है, देखा है। पहले इसका भावार्थ देखते हैं। मौन निमंत्रण, मूक होकर के निमंत्रण देते हुए प्रकृति के विभिन्न उपादान हैं। जब किसी कवि ने कहा करती रहती नव नव रचना फिर भी प्रकृति बनी निर्वचना, यहाँ प्रकृति के विभिन्न रूपों का चित्रण कवि पंत करते हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, कवि कहते हैं, ज्योत्सना कहते हैं चांदनी को, चंद्रमा की चांदनी अर्थात ज्योत्सना तत्सम शब्द है। स्तब्ध ज्योत्सना, इसका मतलब हुआ कि यह कविता चांदनी रात के चित्रण से प्रारंभ हो रही है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, कवि कहते हैं कि जब पूरा संसार नादान शिशु के सदृश चकित रहता है चांदनी रात में, और वह स्तब्ध रात्रि है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, शिशु सा सवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है, साथ साथ संसार को उपमित किया है कवि पंत ने शिशु से, तो उपमा अलंकार भी है। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार
चकित रहता शिशु सा नादान, नादान शिशु अबोध बालक के समान यह पूरा संसार चकित रहता है स्तब्ध ज्योत्सना में, स्तब्ध चांदनी रात्रि में। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान, और संपूर्ण विश्व के पलकों पर सपने अनजान विचरण करते रहते हैं। रात्रि का चित्रण है और संसार के सारे प्राणी शयन अवस्था में हैं और स्वप्न देख रहे हैं। इसको कवि ने लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से प्रस्तुत किया है। विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जब स्वप्न अजान। तो रात्रि का चित्रण, चांदनी रात का चित्रण, पूरे संसार को शयनावस्था में दिखाते हुए कवि हैं। साथ साथ स्वप्न देखता हुआ पूरा संसार है। यह परिवेश, यह वातावरण इस कविता का है। आगे जो कवि कहते हैं, न जाने नक्षत्रों से कौन, इस परिवेश में, इस वातावरण में कवि को आभास होता है और कवि को यह पता नहीं है, इसलिए कवि कहते हैं न जाने। कवि को यह ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। न जाने नक्षत्रों से कौन, सुदूर अंतरिक्ष के जो हजारों लाखों जो नक्षत्र पिंड हैं, झिलमिलाते तारे हैं, उनके लिए कवि कहते हैं कि वे, ऐसा मुझे आभास होता है कि वे मुझे मौन निमंत्रण दे रहे हैं। न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। उन नक्षत्रों से, जब स्तब्ध ज्योत्सना है, चांदनी रात है, सब समग्र संसार अखिल विश्व सोया हुआ है और सपने देख रहा है, स्तब्धता है, नीरवता है, और कवि को ऐसा आभास होता है कि सुदूर नक्षत्रों से उसे कोई निमंत्रण देता है और वह निमंत्रण मूक है, मौन है। रहस्यात्मक वातावरण का सृजन कवि पंत यहाँ कर रहे हैं। पंत की कविता की यह विशेषता है, यह मिस्टिक पोएट्री है। तो यह पहला अवतरण समाप्त होता है, जिसमें हमने यह देखा कि कवि पंत प्रकृति के दृश्यों का चित्रण करते हुए प्रकृति के विभिन्न उपादानों से कवि को ऐसा आभास होता है कि वे कवि को निमंत्रण देते से प्रतीत होते हैं। आगे का जो अवतरण है उसमें देखते हैं, सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निःश्वास, प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तपक तरित में कौन, मुझे इंगित करता तब मौन। वही मौन निमंत्रण की चर्चा इस अवतरण में भी। अब पावस ऋतु का वर्णन है, ऋतु का चित्रण कवि पंत कर रहे हैं। पिछले अवतरण में स्तब्ध चांदनी रात का चित्रण था, इस अवतरण में पावस ऋतु की चर्चा है, वर्षा ऋतु का चित्रण है। कवि कहते हैं, चित्र बनाते हैं, चाक्षुष बिंब है, चित्रात्मकता है, विजुअल इमेजरी है, तुक योजना है, तत्सम शब्दों की बहुलता है। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, तमस कहते हैं अंधकार को, अंधकार के आकार वाला भीम आकाश, विशाल विरहत विराट काय आकाश जो सघन मेघों से भरा हुआ है और गर्जन करता है। ध्वनि बिंब भी है, ध्वन्यात्मकता भी है, ओनोमैटोपिया का उदाहरण यह अवतरण है। सघन मेघों का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, तमस की आकृति वाला, अंधकार की आकृति वाला भीम आकाश, विराट आकाश जो सघन मेघों से आच्छादित है, और जब मेघ का गर्जन तर्जन होता है। पावस ऋतु का चित्रण, दीर्घ भरता समीर निःश्वास, और समीर का जो संचरण हो रहा है, कवि कल्पना करते हैं कि समीर निःश्वास भर रहा है, उच्छ्वास छोड़ रहा है। प्रखर झरती जब पावस धार, और वर्षा की फुहार बरस रही है। प्रखर झरती जब पावस धार, पावस ऋतु में रिमझिम बरसात हो रही है। इस ऋतु का नैनाभिराम चित्रण कवि पंत यहाँ करते हैं, और कवि को आभास होता है कि न जाने तपक तरित में कौन, उन सघन मेघों के बीच में, उन घने काले बादलों के बीच में अचानक जो बिजली चमकती है, तड़ित
बिजली के लिए त्वरित शब्द का प्रयोग कवि पंत करते हैं। अचानक जो बिजली चमकती है तो कवि पंत को आभास होता है कि उस चमकती हुई बिजली के बहाने, उस चमकती हुई बिजली के माध्यम से कोई मुझे मौन निमंत्रण दे रहा है, मूक आमंत्रण दे रहा है। रहस्यात्मक कविता, छायावादी कविता की विभिन्न विशेषताओं को समाहित करती हुई यह कविता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग है और हमने देखा कि किस प्रकार से इसमें चाक्षुष बिंब है। इस अवतरण के वाचन के साथ ही हम अपने इस व्याख्यान को समाप्त करना चाहेंगे।